नमस्कार सभी को। आज का हमारा विषय है अधिगम। अधिगम क्या होता है इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं और आज हमने स्पेशली अधिगम को समझने के लिए आज की क्लास रखी है। तो अधिगम को जब हम समझेंगे तो अधिगम का अर्थ क्या होता है इसको हम विस्तार पूर्वक समझने का कार्य करेंगे। तो आज का विषय अपना क्या है? अधिगम। ठीक, आज का विषय जो है क्या है? अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम का अगर हम सामान्य भाषा में देखें अधिगम को तो क्या है? अधिगम का अर्थ जो होता है सामान्य भाषा में सीखना होता है। ठीक, किसी भी विषय वस्तु के बारे में सीखना, उसके बारे में जानना, ठीक, उसकी परख होना, तो क्या हो जाता है? वहाँ अधिगम उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी शिक्षण को उपयोगी तभी माना जाता है जब अधिगम घटित होता हो। ठीक है ना? तो शिक्षण प्रक्रिया में भी हमने इसका जिक्र किया है। ठीक है, तो अधिगम का सामान्यतः क्या क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। अब सीखता कैसे है व्यक्ति? सीखता कैसे? सीखना जो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, पहली बात। अब सीखना जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे चलता है? जैसे बालक जन्म लेता है, जन्म के पश्चात ही क्या है? वह रोता है और रोने के बाद धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए बालक जो है कुछ शब्दों का उच्चारण करना सीखता है सबसे पहले। ठीक है, अपने माँ का अनुकरण, माँ के द्वारा अनुकरण करके, और फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। इस प्रकार से वह कई सारी भौतिक रूप गतिविधियाँ सीखता है, यानी कि व्यवहारिक रूप से पहले, सबसे पहले वो क्या है? व्यवहारिक रूप से सीखता है। ठीक है, अब व्यवहारिक रूप से यानी कि चलना फिरना, ठीक, तो ये भी क्या है? एक तरह से अधिगम है। और दूसरा क्या है कि जैसे जैसे बालक भाषा का उच्चारण करना सीख जाता है, कुछ चलना फिरना, कुछ गतिविधियाँ, कुछ एक्टिविटी करना सीख जाता है, इसके पश्चात ही वह क्या है? स्कूल वगैरह, विद्यालय, महाविद्यालय में भी शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, जिसको हम जान चुके हैं औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में। ठीक, तो यहाँ हम मुख्य बिंदु आज का जो हमारा मुख्य विषय है अधिगम है, तो अधिगम के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने शिक्षा के विषय में भी जाना है, शिक्षा जो है जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, हालांकि होता क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि क्वेश्चन कुछ ऐसे बनते हैं, मिलते जुलते बनते हैं, और शब्दों के द्वारा ही उनमें क्या है? अर्थ परिवर्तन हो जाता है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अब अपन ने क्या शिक्षा को जब पढ़ा था तो शिक्षा के बारे में भी अपन ने जाना कि यह शिक्षा जो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। ठीक है ना? और उसी प्रकार क्या है? सीखना है, सीखना भी क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? शिक्षा और अधिगम में भी अंतर है। ठीक है ना? अब इसीलिए क्या है, अब दोनों है तो अगर हम मोटे तौर पर समझेंगे तो हमें दोनों एक साथ दिखने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हमें क्या है? कॉन्सेप्ट बेस समझना इसको बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट बेस समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम दोनों में अंतर कर पाएंगे। ठीक है, जिससे क्या है कि जो भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो उसे हम भली बात ही समझ पाएंगे। तो इस तरह से क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए कॉन्सेप्ट बेस समझना बहुत ही आवश्यक है। अब अधिगम जो है, अधिगम क्या है? सीखना होता है। सामान्य भाषा में अगर बोला जाए अधिगम का अर्थ जो है सीखना होता है। अब सीखता किस प्रकार से है बालक? अब बालक जो है वह एक व्यवहारिक रूप से सीखता है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से यानी कि जैसे भी मैंने अभी बोला कि चलना फिरना हो गया। ठीक है, और इसके साथ भी कई सारी गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्कूल जाता है बालक, खेलना कूदना सीखता है, खेल कूद के माध्यम से कुछ पढ़ना सीखता है। ठीक है, जैसे प्रोबेबल विधि और आने वाली कई सारी चीज़ें, किंडरगार्टन विधि आज जो हम पढ़ेंगे। अब दूसरा क्या है? ये तो हो गया व्यवहारिक रूप से सीख रहा है। अब दूसरा क्या है? मानसिक साहचर्य द्वारा भी सीखता है, यानी मानसिक रूप से भी वह क्या है? सीखता है। तो इन दोनों प्रकार से हम अधिगम को आज स्पष्ट करेंगे कि अधिगम जो है किस प्रकार से जीवन में व्यक्ति के घटित होता है। तो अधिगम जो है उसको हम दो प्रकार समझेंगे। नंबर एक, अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, क्या है? अनुभव जो अधिगम जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला क्या है? स्थायी परिवर्तन है। अनुभव क्या होता है? जब किसी भी कार्य का बार बार अभ्यास करने से, किसी भी कार्य का अभ्यास करने से उसका क्या है? अनुभव हो जाता है। अब अनुभव जैसे ही हो जाता है बालक को, तो वह क्या है? उसके जो है कार्य या व्यवहारिक रूप में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना? व्यवहार रूप में परिवर्तन कैसे आ जाएगा
कि वह क्या किसी कार्य को बार बार करेगा तो वह क्या है कि वह उसे सीख जाएगा जब अगली बार जब उसे करवाया जाएगा तो उसे वह सोच समझे और बहुत कम समय में वह कर पाएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन है। ठीक, अब दूसरा जो है अधिगम अनुभव द्वारा मानसिक सहचर्यों में होने वाले स्थायी परिवर्तन। ठीक, ये क्या है, दोनों प्रकार से हम समझने का कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए आज हम जो लोग जो हैं, यानी अपने खुद स्वयं पर अगर एग्जाम्पल लें तो क्या आज हम स्वयं जो हैं, क्या हम जन्म के समय थे क्या वही आज हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, किसी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने अलग विचार हैं, अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अपने अपने स्तर पे अलग अलग तरीके से चलता है। ठीक है, अब वो चलता कैसे है, तो यही हम वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन, यानी कि जैसे अधिगम जो है अनुभव होता है, जब अनुभव किसी कार्य का जब हम अनुभव करते हैं, किसी भी कार्य का जब हम अनुभव करते हैं, है ना, बार बार जब हम किसी कार्य का अनुभव करते हैं तो वह क्या कार्य को हम सीख जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है एक जैसा अनुभव कर रहा हो। ठीक है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने स्तर पर अनुभव करता है, अपने अपने स्तर पर अनुभव करता है। तो उसी प्रकार से क्या है, उनके व्यवहार में उसी प्रकार से परिवर्तन आता है, उनके व्यवहारिक रूप में उसी प्रकार से परिवर्तन आएगा। ठीक है ना, तो उसी प्रकार क्या है मानसिक सहचर्य में परिवर्तन। अब रहता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की अलग अलग तरीके से कोई ना कोई घटनाएं जीवन में घटित होती रहती हैं। ठीक है, अब घटना छोटी हो या बड़ी, ठीक है, और सीखने को हमें मिलता है इन चीज़ों से। तो कभी कभी होता क्या है, जैसे कि हमें हमारे जीवन में कोई घटना घटित होती है, जैसे मान लीजिए अगर किसी का कोई हादसा हो जाता है और हादसे में अगर कोई व्यक्ति बच गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऊंचाई से गिर गया, ऊंचाई से गिरता है और वो क्या बच जाता है, तो जैसे तो क्या उसके अंदर एक डर उत्पन्न हो जाएगा। डर उत्पन्न ऐसा हो जाएगा कि ऊंचाई से वह व्यक्ति क्या डरने लगेगा, तो उसके क्या मानसिक सहचर्यों में स्थायी परिवर्तन हो गया है। कभी भी वो ऊंचाई से जाने से पर क्या वो डरेगा। तो उसी प्रकार से क्या है, व्यक्ति या बालक में दो प्रकार से परिवर्तन होते हैं, दो प्रकार से वह क्या सीखता है, एक तो व्यवहारिक रूप द्वारा और दूसरा क्या मानसिक सहचर्यों द्वारा। ठीक, तो व्यवहारिक रूप को हमने समझ लिया और मानसिक सहचर्यों को भी समझा है। अब क्या है, अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले जो स्थायी परिवर्तन जो है वो मूर्त प्रकृति के होते हैं। ठीक है, मूर्त या भाव होते हैं, जो क्या है, जो गतिविधियां होती हैं। सामान्य रूप से अगर हम समझें तो व्यक्ति या बालक की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटी वो करता है, तो वो क्या है व्यवहारिक रूप में आता है। ठीक है ना, अभी आप जैसे इसको अभी अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आने वाले समय में आपको, यानी आने वाले टॉपिकों में आपको इतनी परेशानी नहीं आने वाली है। तो थोड़ा सा विस्तार समझने का प्रयास कीजिए। क्या है कि जो गतिविधियां होती हैं व्यक्ति की, बालक की, या कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं, कुछ ऐसे अभ्यास जो व्यक्ति करता है, जिन्हें क्या है अभ्यास करके वह सीख रहा होता है, तो क्या है उसका व्यवहारिक परिवर्तन उसके जीवन में होता है। ठीक है, और कुछ ऐसी घटनाएं जो उसकी मानसिक स्थिति को बदल दें, तो मानसिक स्थिति को बदल दें, ऐसे जो क्या है वो क्या विचार विमर्श वाली बात यहाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या विचारों पर बल दिया गया है मानसिक सहचर्य वाली क्रियाओं में। ठीक है, तो क्या है व्यक्ति दो प्रकार से सीखता है, एक तो व्यवहारिक रूप में और दूसरा क्या मानसिक सहचर्यों द्वारा। ठीक है ना, यानी मानसिक रूप से। तो दो प्रकार से व्यक्ति सीखता है और उसी प्रकार से वह क्या है अपने जीवन का अलग अलग रूप में ढाल पाता है, और प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा ही रहता है, और व्यक्ति क्या है अपने अपने अनुभव द्वारा क्या है अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे जो पूर्वज हैं, यानी कि हमारे माता पिता को ले लीजिए। अब कई सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वह क्या है उन्हें अपने माँ बाप का डिसीजन भी सही कभी नहीं लगता, कभी कभार क्या है सही कोई डिसीजन सही नहीं लगते, और वह क्या है अपनी बात मनवाने में लगे होते हैं। अब वो क्यों लगे होते हैं, क्योंकि उनके जो परिजन हैं उनके अनुभव उस स्तर पे थे जो निकल गया, कुछ सुख सुविधा उस समय थी और कुछ नहीं भी थी। ठीक है ना, कुछ थी और कुछ नहीं थी। तो उन्होंने उस स्थिति से या उस दौर से जब वो निकले हैं तो उन्हें पता है उन चीज़ों का कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी क्या है, जैसे मान लीजिए नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, ज़माना बहुत ज़्यादा आगे आ गया है लोगों के हिसाब से। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस टाइम पे सुविधा नहीं थी वो अब हो गई हैं, और कई सारी डिसीजन जो है पहले बड़े समय में लिए जाते थे अब बहुत जल्दी लिए जा रहे हैं। तो क्या है कि अब वर्तमान समय के जो बालक है तो वह क्या है
वो आज की नए समय की टेक्नोलॉजी के अनुसार या नए आधुनिक रूप से क्या सोचता है, ठीक। तो इस प्रकार से उनमें क्या मतभेद रहता है। तो लोगों के अपने अपने अनुभव होते हैं और अनुभव द्वारा ही क्या है उनकी गतिविधियाँ जीवन में व्यतीत होती रहती हैं। तो यहाँ क्या सीखने की बात जो हो रही है, तो सीखना जो है दो प्रकार चलता है, एक अनुभव और दूसरा मानसिक सहचरण द्वारा, ठीक है ना। तो अब ये दोनों ही जो है प्रत्येक जब टीचर को, जो भी टीचर है, शिक्षक है, वह शिक्षार्थी को जब शिक्षा ग्रहण करवा रहा होता है तो उसे क्या है इस प्रकार भली भांति ज्ञान होता है कि बालक को किस प्रकार से और किस तरह से किसी विषय वस्तु को प्रकट करना है या उसे किस तरह से उसके अंदर ढालना है, ठीक है ना। इसके लिए कई सारे शिक्षाविदों ने अथक प्रयास किए हैं, ठीक है, कई सारे अथक प्रयास किए हैं, जिन्होंने कई सारी विधियाँ, प्रविधियाँ और कई सारी चीज़ें न सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, जिनसे क्या है अगर हम इनको बारीकी से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इनका प्रत्येक विषय वस्तु का अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जब प्रत्येक शब्द का अपने आप में एक बहुत बड़ा अस्तित्व है तो ये तो क्या है सिद्धांत और ये सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा गहन है। तो इसलिए यहाँ क्या है इनको समझ लेना ही बहुत ज़्यादा आवश्यक है और यही हमें क्या कॉम्पिटेटिव एग्जामों में सफलता प्रदान करवाती है, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ हम इनको मुख्य बिंदु द्वारा समझेंगे। अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन है, ठीक है। अभी हम इसको जान लेते हैं। अधिगम का आधार लर्नर्स के जीवन में घटित कोई घटना होती है, ठीक है। अधिगम का जो आधार होता है यानी सीखने का जो आधार है, यानी कि सीखने वाले के जीवन में कोई घटित घटना होती है जिसके द्वारा वह क्या है सीखता है, ठीक है ना। वही बात आ गई यहाँ पे व्यवहारिक वाली। नेक्स्ट जो है व्यवहार में परिवर्तन बाह्य एवं मूर्त दोनों प्रकार का हो सकता है। यह व्यवहारिक विचारधारा पर आधारित होता है, ठीक। तो यहाँ क्या है व्यवहार में परिवर्तन बाह्य एवं मूर्त, ठीक है ना। वो व्यवहारिक वाली बात आ रही है। यहाँ व्यवहार में जो परिवर्तन है वो बाह्य एवं मूर्त दोनों प्रकार का होता है, ठीक है, हो सकता है। अब क्या है यह व्यवहारिक विचारधारा पर आधारित होता है, ठीक। व्यवहार में परिवर्तन बाह्य एवं मूर्त दोनों प्रकार का हो सकता है। यह व्यवहारिक विचारधारा पर आधारित होता है, ठीक। जिसको मैंने समझ लिया कि अब दूसरा क्या है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ठीक है ना। अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत, यह एक शब्द लिख लेते हैं हम, अपेक्षाकृत, ठीक है। तो अपेक्षाकृत क्या होता है कि व्यक्ति जो या बालक जो है वह उतना जितना मतलब वह उम्मीद या एक आकांक्षा लेकर चलता है किसी चीज़ को सीखने की, तो वह क्या उतना ही सीखता है, ठीक है। और दूसरा क्या है किसी भी चीज़ या किसी भी उसका अस्तित्व, जो मैंने अभी पहले बताया शब्द का, वो अपने आप में बहुत बड़ा शब्द होता है, लेकिन उसका अर्थ लोग क्या अपने अपने अनुसार निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति जो है कई लेवल तक की जा सकती है, ठीक है ना। कोई क्या है छोटी मोटी जो है अभी क्या है जैसे मान लीजिए कोई छोटे शब्द को ले लीजिए, ठीक है। अधिगम क्या है, अधिगम जो है किसी ने मान लिया चलो सीखना होता है, अधिगम का अर्थ
तो उसने जान लिया कि मैंने अधिगम को पढ़ लिया या अधिगम को मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया, कि पेपर में पूछा जाएगा तो मैं जो भी है उसमें बहुत अच्छा स्कोप ले आऊँगा, कर दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मान लीजिए दूसरा कोई व्यक्ति, उसने कहा कि मुझे अधिगम के बारे में विश्लेषण से मतलब विस्तार से उसके बारे में समझना है, तो अब उसने जाना कि अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, और दूसरा क्या है, मानसिक सहचर्य में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है अधिगम, ठीक। और इससे भी अगर किसी को जानना होता है तो वह क्या है, इनके मुख्य बिंदु के बारे में भी जानेगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि अधिगम यानी कि अधिगम के बारे में ही अगर किसी ने जाना तो वह क्या है, तो वो व्यक्ति गलत है। नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है यहाँ, वो व्यक्ति वो भी सही है, पहला व्यक्ति भी वो सही है। अधिगम का अर्थ उसे पता है, सीखना होता है, ठीक है, तो अच्छी बात है, उसे पता है, अच्छी बात है। लेकिन क्या है, एक ये लिमिट तक सीमित है जितना उसने अपेक्षाकृत, उसने जो अपनी अपेक्षाएं उसके थी कि मुझे अधिगम के बारे में जानना, तो अधिगम का अर्थ तो सामान्यतः पता नहीं था, लेकिन उसने जाना कि अधिगम का अर्थ जो है सीखना भी होता है, सामान्य भाषा में बोलते हैं जैसे। तो क्या उसने इतनी अपेक्षा रखी उस चीज़ से सीखने की, तो क्या है कि उतना ही सीख पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं अपेक्षाकृत शब्द को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, अपेक्षाकृत क्या है। अब दूसरा क्या है, दूसरे व्यक्ति ने जाना कि अपेक्षा यानी कि मुझे अधिगम के बारे में थोड़ा और समझना है, तो अधिगम का उसने समझा कि अधिगम जो है हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, दो प्रकार से हम अधिगम को समझ सकते हैं। एक तो व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और दूसरा जो है मानसिक सहचर्य में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो वो व्यक्ति भी सही है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन क्या है, वो उसकी अपनी अपनी जो है अपेक्षा है उस स्तर पर क्या है बालक सीख रहे हैं, तो वो भी सही है। और तीसरा जो है, उसने और अच्छे से समझा और विश्लेषण समझा, मुख्य बिंदुओं को और अच्छे से जाना, तो वो भी सही है, गलत कोई नहीं है। लेकिन होता क्या है, मैं इतनी सारी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, कंपटीशन वाले जितने भी एग्जाम हैं, उनमें अगर कोई विषय वस्तु समझ जब पूछा जाता है, तो अभी वर्तमान समय में क्या है, कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि फुल कॉन्सेप्ट बेस समझना किसी विषय वस्तु को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एग्जामिनर जो भी है न जाने क्वेश्चन कहाँ से उठा के पूछ ले, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि प्रत्येक विषय को यानी कि प्रत्येक टॉपिक को एक दूसरे से जोड़ के समझने का कार्य हमारे द्वारा तो करवाया ही जा रहा है, लेकिन आपको समझना भी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट बिंदु, व्यवहारवादी विचारधारा परिवर्तनीय, ठीक, प्रेक्षणीय, व्यवहार या प्रतिक्रिया के अधिगम पर ध्यान केंद्रित है, ठीक है। क्या है, व्यवहारवादी विचारधारा जो परिवर्तनीय है, ठीक, यह विचारधारा जो है वह क्या, जो व्यवहारवादी जो विचारधारा है वह परिवर्तनीय है, प्रेक्षणीय है, यह व्यवहार प्रेक्षणीय व्यवहार या प्रतिक्रिया के अधिगम पर ध्यान केंद्रित है, ठीक। नेक्स्ट बिंदु, इसके अंतर्गत संवेग का समावेश होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, व्यवहारवाद विचारधारा के अंदर क्या है, संवेग का समावेश होता है। अब संवेग को थोड़ा समझिए। बालक क्या है, अपने शुरुआती जो है कक्षा के दौरान, शुरुआती जो है यानी कि प्रथम कक्षा या उसके जो शुरुआती स्कूल का जो है प्राथमिक स्कूलों में जब वो क्या है विद्यालय में जब सीखता है, तो वह क्या है अनुकरण करके सीखता है। और दूसरा क्या है, रटने का कार्य ज़्यादा करता है, किसी विषय वस्तु रटने का कार्य ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर और उत्साह आदि रहता है कि अगर वह किसी भी का जो कार्य दिया गया है शिक्षक द्वारा उसको अगर अच्छे से नहीं करेगा तो उसके अंदर क्या डर रहता है कि टीचर द्वारा उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, ठीक है ना। और अगर वह क्या उसके अंदर एक उत्साह भी रहता है कि अगर मैं करूँगा किसी कार्य को अच्छे से और अच्छे से रिजल्ट दूंगा, यानी अच्छे से करके ले जाऊँगा, शिक्षक को अच्छे से अपने उसका परिणाम दूंगा, तो वह क्या उसके अंदर उत्साह रहता है कि अच्छे से दूंगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी, ठीक है ना।
शाबाशी और डर का भय जो होता है वो क्या है, बालक के अंदर एक संवेग का कार्य कर रहा होता है, ठीक है ना। बालक के अंदर जो है संवेग होते हैं, तो इन चीज़ों से क्या वह डरता है और उत्साहित होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंतर्गत संवेग का समावेश होता है, ठीक। अब संवेग का समावेश रहता है। कोई बच्चा, जैसा कोई बालक जोड़ करना सीख जाता है, ठीक है, जोड़ करना सीख जाता है, तब वह इसी प्रक्रिया को बार बार करने लगता है, ठीक है ना। अगर कोई बालक जोड़ करना सीख गया, ठीक है, जैसे ही वह जोड़ करना सीखता है तो वह क्या उसी प्रक्रिया को बार बार करता है, बार बार करने में उसे क्या है अच्छा लगता है और वो उत्साहित होता है करके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें क्या संवेग का भी समावेश होता है। अब नेक्स्ट जो है मानसिक सहचर्यों में स्थायी परिवर्तन को हम जानेंगे। अधिगम द्वारा मानसिक सहचर्यों में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ठीक। अधिगम द्वारा मानसिक सहचर्यों में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अब इसके मुख्य बिंदुओं में देखें अगर हम, यह एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो अमूर्त प्रकृति का होता है। क्या है, एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो क्या है अमूर्त प्रकृति का होता है। क्या है, संज्ञान, ठीक। ये क्या मानसिक सहचर्यों के अंतर्गत आ जाता है, संज्ञान, और संज्ञानात्मक सिद्धांत की यहाँ क्या बात की गई है, ठीक है ना। तो यह क्या है, एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो अमूर्त प्रकृति का होता है। वो क्या है, व्यवहारिक मूर्त प्रकृति का था, ये अमूर्त प्रकृति का है, ठीक है। नेक्स्ट, निहित मानसिक घटनाओं या विचार विमर्श प्रक्रियाओं पर बल देता है, ठीक। ठीक है, यहाँ मानसिकता की बात की जा रही है और उसी संबंधित सारे क्या है यहाँ बिंदु निकल के आ रहे हैं। यह निहित मानसिक घटनाओं या विचार विमर्श प्रक्रियाओं पर बल देता है, जैसा कि हमने समझा अभी। नेक्स्ट, ऐसा समझिए जैसे किसी भी महिला के साथ बलात्कार हुआ रहता है, तब वह किसी भी पुरुष
जिससे उसके निकटस्थ संबंध ही क्यों ना हो वह देखकर कांपने लगती है। ठीक है ना, आया समझ में? जैसे हमने पहले विस्तार से समझा उसी प्रकार से क्या है बात की जा रही है मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत कि किसी भी महिला के साथ अगर बलात्कार हुआ रहता है, ठीक है ना, घटना की बात जब हमने पहले भी की थी, व्यवहारिक रूप में भी हमने घटना के स्तर से देखा और यहाँ भी मानसिक सहचर्यों में भी हमने कि घटना के स्तर पर देख रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है तो वह क्या है किसी भी पुरुष को देखकर कांपने लगती है, चाहे उससे उसके निकटस्थ संबंधी क्यों ना हो, चाहे उसके भाई, पिता या पति ही क्यों ना हो, उन्हें देखकर भी एक बार तो वह क्या है अचानक कांपने लगती है। तो यहाँ क्या है उसके जो है मानसिक सहचर्यों में परिवर्तन हो गया होता है। ठीक है ना, क्या है जब कोई पुरुष उसके साथ अगर इस तरह से कोई घटना घटित करता है जो पूर्ण रूप से अवैध हो और जो पूर्ण रूप से अस्वीकार हो समाज में, तो वह क्या है उस चीज़ से वह इतना डर जाती है या इतना तरीके से वह क्या अपने आप को मानसिक विचारों को परिवर्तित कर लेती है कि जब कोई पुरुष करता है तो पुरुष जाति तो पुरुष ही है, तो वह क्या है कि वो कुछ अपने खुद के स्वयं के निकटस्थ संबंधित व्यक्ति से ही वही क्यों ना हो तो वह क्या डरने लगती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है मानसिक सहचर्य उसके क्या परिवर्तित हो चुके होते हैं। ठीक, प्यार में हारा हुआ जोड़ा संपूर्ण मानव प्रवृत्ति को ही दोषी ठहरा देता है। ठीक है, इसी प्रकार का एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई प्यार में जैसे जोड़ा होता है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लड़का लड़की, अगर वह अपने प्यार में हार जाते हैं, एक दूसरे के नहीं हो पाते हैं किसी कारण से, यानी कि उनके परिजन जो है उसके विपक्ष में हो जाएं, तो वह क्या है एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते, तो वह क्या है संपूर्ण मानव प्रवृत्ति को दोषी क्या है ठहराने लगते हैं, क्योंकि कोई भी उस समय उनका साथ नहीं दे पाता है। ठीक है ना, तो यह क्या है उनकी जो है मानसिक स्थिति बिल्कुल क्या है चेंज हो चुकी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या है एक तो व्यवहार में परिवर्तन होता है अधिगम द्वारा बालक के, और दूसरा यहाँ क्या है मानसिक सहचर्यों में भी स्थायी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से परिवर्तित होते होते जो है बालक अपने आप को ढाल पाता है और उसी प्रकार से क्या है अपने जीवन को वह बना पाता है। ठीक, तो इन चीज़ों का या इन विषय वस्तु का मानव जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व और योगदान होता है। ठीक है ना, अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको अधिगम जो है शिक्षा से संबंध यानी शिक्षा से मिलता जुलता शब्द लगता है, जैसे शिक्षा में भी क्या सीखना होता है और उसी के अंतर्गत है लेकिन ये अधिगम, क्योंकि शिक्षा में ही अधिगम होता है, तो क्या है अधिगम जो है सीखना होता है। तो शिक्षा जो है शिक्षा क्या है, अब जैसे कई सारी सही और गलत गतिविधियाँ जो होती जो है वो होती हैं व्यक्ति के अंदर, अब व्यक्ति के साथ। अब दूसरा क्या है कि शिक्षा के अंदर जो है एक अच्छी गतिविधियों को लिया गया है। ठीक है ना, जो समाज में उनका जो है उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो, राष्ट्र के हित में हो, समाज के हित में हो, वो चीज़ें क्या है वो सही होती हैं, और ऐसी गतिविधियाँ जो क्या है समाज या राष्ट्र हित में हो, और बाकी ऐसी जो से समाज ना अपनाता हो, एक राष्ट्र हित में ना हो, समाज हित में ना हो, तो वह क्या गलत होती हैं। तो यहाँ क्या है सही और उपयोगी गतिविधियों को शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। और उसी प्रकार से अधिगम में भी क्या है हमें इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि अधिगम जो है किस प्रकार का हम अपने जीवन में कर रहे हैं, यानी किस प्रकार से हम सीख रहे हैं। तो उन्हें क्या है हम अच्छी चीज़ों को हमेशा लगातार सीखें और बाकी जो है नेगेटिव है उन्हें क्या है हम छोड़ते जाएँ। तो इस प्रकार से क्या है एक अधिगम का भी हमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम समझेंगे तो बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक, एक दार्शनिकता आपके अंदर उत्पन्न होगी और पता चलेगा कि स्वयं का जो जीवन है वह किस मार्ग पर अभी चल रहा है। ठीक, तो आज हमने अधिगम को समझा विस्तार से, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।